चलिए दोस्तों शुरू करते हैं साइकोलॉजी की क्लास। तो ये क्लास रीट और एमपीटेट के लिए होने वाली है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो कुक, फ्रोवेल, मॉन्टेसरी या डॉल्टन? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फ्रोवेल। फ्रोवेल के द्वारा किंडरगार्टन विधि दी गई थी। सेकंड प्रश्न है, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं। संकलनात्मक जो परामर्श था वो जन्मदाता उसके कौन थे? विलियमसन, थॉर्न या रॉजर्स या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा थॉर्न। अगला प्रश्न है, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है। जो छात्र वो होता है अवांछित व्यवहार करता है जब, तो उसके संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? तो भाई उसके माता पिता को सूचित करना। आप उसके माता पिता को जाकर सूचित करें, या फिर छात्र को दंडित करना, छात्र को आप दंड दें, उसे नज़रअंदाज करना, उसे आप नज़रअंदाज कर दें, या फिर ऑप्शन नंबर डी, अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवांछित व्यवहारों के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया जो होती है वो किससे संबंधित है? तो लेखन संबंधी समस्या से है, या पढ़ने संबंधी समस्या से है, या फिर गणितीय कौशल संबंधी समस्या से है, या फिर वाक क्षमता संबंधी विकार से है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पढ़ने संबंधी समस्या। देखिए, जो लेखन संबंधी समस्या होती है उसे बोलते हैं हम डिस्ग्राफिया, और पढ़ने संबंधी समस्या के लिए डिसलेक्सिया होती है। गणितीय कौशल संबंधी समस्या के लिए डिसकैल्कुलिया होती है, और मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता यानी कि वाक क्षमता संबंधी विकार से जो संबंधित होती है वो होती है अफेंजा या डिफेंजा। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डर किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं? तो श्रवण बाधित विद्यार्थी, या दृष्टिबाधित विद्यार्थी, या फिर अस्थिबाधित विद्यार्थी, या शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी? तो बताइए, ब्रेल लिपि या टेप रिकॉर्डर किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए। भाई श्रवण बाधित विद्यार्थी जो होते हैं वो सुन नहीं सकते हैं, तो टेप रिकॉर्डर का वहाँ क्या काम है? ठीक है, तो दृष्टिबाधित जो विद्यार्थी होता है उसी के लिए ब्रेल लिपि का यूज किया जाता है और टेप रिकॉर्डर का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, CWSN का अर्थ बताइए। CWSN का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो ऑप्शन है आपके पास में, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, या फिर मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, या एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे, या फिर मृदु आवश्यकता वाले बच्चे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। देखिए, CWSN की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो इसमें कौन से बच्चे आएंगे? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे आएंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? तो देखिए, परामर्श का कौन सा तत्व नहीं है? वृत्तिक वृद्धि, साक्षात्कार, या विश्वास, या संप्रेषण? तो देखिए, ये जो तीनों है ना, ये परामर्श के तत्व हैं। कौन से? साक्षात्कार, संप्रेषण और विश्वास। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा वृत्तिक वृद्धि। ठीक, अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? जो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में है वो कहाँ पे स्थित है? तो आगरा में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, या वाराणसी में? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद। इसको कब स्थापित किया गया था? तो 1942 में। 1942 में इसको स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था वही संबंध कॉलर का था? तो बताइए, बंदरों से, कुत्तों से, मुर्गियों से, या वनमानुष से? तो राइट आंसर हो जाएगा वनमानुष से। भाई जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, यानी कि स्किनर ने चूहों पर प्रयोग किया था, थॉर्नडाइक ने बिल्लियों पर प्रयोग किया था, तो कोहलर ने किस पे किया था? वनमानुष पर प्रयोग किया था। कोहलर का जो सिद्धांत था उस सिद्धांत को क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत। ठीक, अगला प्रश्न है, अधिगम का पठार है। जो अधिगम का पठार होता है वो कैसा होता है? अधिगम की समाप्ति, या अधिगम में अवरुद्धन वर्धन, या फिर अधिगम में दोष, या अधिगम में अवरोध? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। देखिए अगला प्रश्न है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो पेवलव, स्किनर, हल, थॉर्नडाइक? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्किनर। स्किनर ने द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक लिखी थी। चलिए अगला प्रश्न है, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो पुरस्कार, प्रशंसा, दंड, या फिर सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? कॉलर, हल, कैंडलर, या ब्रिक? तो राइट आंसर हो जाएगा हल।
समस्या समाधान में जो लक्ष्य प्रवणता होती है उसके संप्रत्यय को हल ने प्रस्तावित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन है आपके पास D.W. एलन या बुश या डेविड ह्यूम या फिर एचिसन। तो राइट आंसर हो जाएगा डेविड ह्यूम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? शिक्षण अधिगम का जो स्तर है वो कौन सा नहीं है? तो देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास में। पहला है स्मृति स्तर, दूसरा है अवबोध स्तर, तीसरा है परावर्ती स्तर या चौथा है। तो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा गया है नहीं है। भाई शिक्षण अधिगम का स्तर कौन सा नहीं है? स्तर नहीं है, ठीक है ना। देखिए स्मृति स्तर या अवबोध स्तर या परावर्ती स्तर, ये तीनों क्या है? ये तीनों शिक्षण अधिगम के स्तर होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? तो अन्वेषण, व्याख्यान, योजना, उद्देलन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, व्याख्यान। व्याख्यान में क्या होता है? व्याख्यान में शिक्षक अपनी बातों को कहता रहता है और बच्चे सुनते रहते हैं, तो बच्चे वहाँ पे कुछ भी कार्य नहीं कर रहे होते हैं, तो ये जनतांत्रिक नीति नहीं मानी जाती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? तो पहला ऑप्शन है समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। दूसरा ऑप्शन है यह केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। तीसरा ऑप्शन है यह दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव है। और या फिर चौथा ऑप्शन है यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें पूछा गया था समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है यह केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सीखने में अभिवृद्धि करती है। तो ये एक समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो शिक्षक कथन, छात्र कथन या अभिभावक कथन या मौन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिभावक कथन। देखिए फ्लेंडर की जो अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली थी उसमें शिक्षक कथन, छात्र कथन और मौन शामिल हैं, किंतु अभिभावक कथन शामिल नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है? संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है ध्वनिग्राम, रूपग्राम, पद या शब्द। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रूपग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम करके सीखते हैं यह किसने कहा था? तो डॉक्टर मैस ने, योकम ने या सिम्पसन ने या कोलसैनिक ने। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मैस ने। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।